Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 12 the name of the book Vistas, chapter number 3. The name of the chapter Journey to the End of the Earth. In the last lecture I have completed page number 21 and in page number I have completed the paragraph. Now let's start in page number 22. वॉक ऑन द ओशन, ओशन पर वॉक करना। तो ओशन पर वॉक करना यानी ओशन के ऊपर जो बहुत ही बड़ा आइसबर्ग है, ओके, यानी बर्फ़ की सीट है, उसके ऊपर चलना। इसीलिए बोला है वॉक ऑन द ओशन, कि जो ओशन से अराउंड 180 मीटर अप है। ध्यान रखो, माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. तो मेरा जो एंटार्क्टिक का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही जैसे लाजवाब था, और मुझे ये जो एंटार्क्टिक का एक सर्कल है कि जो 65.55 डिग्री साउथ की तरफ था, द सोकल्स्की हैड मैनेज टू वेड्ज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेचेस ऑफ आइस। ये जो सोकल्स्की इज़ द नेम ऑफ द शिप जिसमें बैठकर ये लोग एंटार्क्टिका की विज़िट करने के लिए गए थे। तो ये जो जहाज़ था उन्होंने मैनेज किया कि भाई जितने भी थिक वाइट जो आइसबर्ग थे उसके बीच में से या उसके ऊपर से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ओके, आइस बिटवीन द पेनिनसुल एंड टैडपोल आइलैंड। तो वहाँ पर दो आइलैंड है, जो पेनिनसुल और टैडपोल आइलैंड के बीच में से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, कि जो हमें प्रिवेंट यानी बचा रही थी कि हम दूसरी कोई जगह ना पहुंच जाए। वो धीरे धीरे ये दोनों जो आइलैंड है पेनिनसुल और टैडपोल, वो आइलैंड के बीच में से हमारा जो ये सोकल्स्की इज द नेम ऑफ द शिप, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड वी वेर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। कैप्टन ने डिसाइड किया कि वी वेर गोइंग टू टर्न अराउंड, हमें यहाँ पर घूमना चाहिए, एंड हेड बैक नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ देखना चाहिए। बट बिफोर वी डिड, लेकिन हम उससे वो करें उससे पहले, वी वेर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। तो हम वो करें उससे पहले हमें दूसरी एक इंस्ट्रक्शन मिली कि क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक। गैंगप्लैंक से बहुत ही बड़ी एक आइस शीट थी, यानी इन शॉर्ट आइसबर्ग था। तो हमें कहा गया कि भाई आप क्या करो, ये शिप में से ये जो आइसबर्ग है उसके ऊपर चले जाओ, एंड वॉक ऑन द ओशियन, और ओशियन पर आप क्या करो, वॉक करो। सो देयर वी वेर, तो हम वहाँ पर गए। ऑल 52 ऑफ अस, यानी वो लोग टोटल 52 स्टूडेंट थे, कि जो सब स्टूडेंट थे वो सब लोग वहाँ पर ये जो गैंगप्लैंक यानी जो आइसबर्ग था उसके ऊपर गए। किटेड आउट इन अ गोरटेक्स एंड ग्लेस, वॉकिंग ऑन अ स्टार्क्स वाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। तो ये जो आइसबर्ग था वो छोटा नहीं था, आप दूर दूर तक देखो तो वहाँ फैला हुआ था, स्प्रेड था फॉर एवर, यानी आपको जैसे ये आइसबर्ग है बहुत ही लॉन्ग था। मैंने बोला कि भाई ये आइसबर्ग इतने बड़े होते थे कि कभी कभी तो कोई एक पूरी कंट्री जितने होते थे। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है कि एक लास्ट में जो आइसबर्ग फाइंड आउट किया गया, तो दैट इज़ बिगर देन बेल्जियम कंट्री। ओके, तो यानी ये जो आइसबर्ग है वो इतने बड़े बड़े होते थे कि भी पूरी एक कंट्री से बड़े, यानी आप दूर दूर तक देखोगे तो यू कैन सी ओनली द सेम आइसबर्ग।
ओके। तो यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि पूरा वाइट, और वहाँ पर आसपास में मैंने बोला कि देयर इज़ नो एनी हाउस, नो एनी बिल्डिंग, नो एनी प्लांट, नो एनी वेजिटेशन, यू कैन सी ओनली वाइटनेस ओवर देयर। यानी हर एक जगह ओनली ये जो आइसबर्ग थे, बर्फ़ के पहाड़ थे, तो आप कहीं पर भी नज़र घुमाओगे तो आपको वही देखने को मिलेगा। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक। अंडरनीथ आवर फीट, तो हम जहाँ पर खड़े थे तो ये एक आइस पैक था, और बहुत ही मीटर थिक, बहुत ही ज़्यादा थिक था। अभी कितना थिक था तो उसके बाद एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग, यानी ये जो आइसबर्ग था उसके नीचे 180 मीटर, ओके, अंडरनीथ यानी नीचे 180 मीटर नीचे, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग यानी कोई ब्रीथ कर रहा था, यानी कोई जी रहा था, यानी सी एनिमल, ओके। तो 180 मीटर के नीचे कोई जी रहा था। सॉल्ट वाटर, वहाँ पर सॉल्ट वाटर था, दैट मीन सी था। सॉल्ट वाटर का मीनिंग क्या होता है? सी था। इन द पेरीफेरी क्रैबिटियर सील्स, ये सील का नाम है, सील यानी वन टाइप ऑफ सी एनिमल है, वेयर स्ट्रेचिंग and sunning themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shade of banyan tree। तो वहाँ पर ये 180 फीट के नीचे ये लोग वहाँ पर जिंदा रहते थे, और जैसे कोई एक डॉग अपने आप को बनियन ट्री के नीचे शेड देता है, तो इसी तरह से ये जो सील थी वो भी 180 फीट के नीचे जैसे वो शेल्टर ले रही है, यानी ये जो आइसबर्ग इतना बड़ा था उसके नीचे ये जो सील थी वो जैसे वहाँ पर अपने आप को स्ट्रेचिंग करके, ओके, सनिंग देमसेल्फ, अपने आप को जैसे सनिंग यानी जैसे यहाँ पर सनिंग का मीनिंग होता है कि कोई इंसान जैसे कि सनलाइट ले रहा है, तो इस तरह, लेकिन यहाँ पर सनलाइट तो थी नहीं, ओके, लेकिन फिर भी यहाँ बोला है कि जैसे कि इंसान, यहाँ पर दूसरा भी एग्जाम्पल दिया कि बनियन ट्री के नीचे जैसे अपने आप को शेड दे रहे, इसी तरह से ये जो सील थी वो 180 फीट का जो ये 180 फीट नीचे, यानी जो आइसबर्ग के नीचे वो जैसे एकदम आराम करती अपने आप को स्ट्रेचिंग करके, जैसे वो सनिंग दे रही थी अपने आप को। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ रिवेलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। तो ये कुछ अलग नहीं था, हर एक चीज़ जैसे एक दूसरे से कनेक्ट थी, यानी इन शॉर्ट कहने के होने कि एक आइसबर्ग कंप्लीट होने के बाद जैसे कोई गैप नहीं था, ओके, जैसे वहाँ से डायरेक्ट नीचे जा सके से कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ हर एक जगह आइसबर्ग के पास में एकदम आइसबर्ग कनेक्टेड था। ये जितनी भी जगह थी वहाँ पर सब आइसबर्ग थे और वो एक दूसरे से कनेक्ट थे। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर। तो उन्होंने वहाँ पर पहुँचने के लिए 9 टाइम जोन को क्रॉस किया था, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया था, एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर। तो इतना ज़्यादा अलग अलग एटमॉस्फेयर को 3 वाटर बॉडीज एंड 3 सी को क्रॉस किया था, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करके, 9 टाइम जोन को क्रॉस करके वहाँ पर पहुँचे थे, ये अंटार्कटिका में। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट। तो मैं अभी भी वंडरिंग हो रहा था कि हमारा जो ये प्लैनेट है, ओके, बैलेंसिंग इन प्ले, तो हमारा जो ये प्लैनेट है उसमें अभी भी जो ब्यूटी है वो बैलेंस करके प्ले कर रही है, दैट मीन्स अभी भी ब्यूटी है। जनरली व्हाट वी थिंक कि वेयर वी आर लिविंग इन दैट एरिया देयर इज नो एनी टाइप ऑफ ब्यूटी बिकॉज वी कैन सी एनीवेयर, सो देयर इज अ बिल्डिंग्स, ओके, देयर इज, यू कैन सी लाइक ओनली डर्ट, गंदगी देखेंगे, ओके, लेकिन ये जो जगह है जहाँ पर कोई रेसिडेंशियल जगह नहीं है, दैट्स वाई वहाँ कोई इंसान ने किसी ज़मीन को, किसी जगह को डिस्टर्ब नहीं किया है, तो वहाँ पर स्टिल नेचुरली ब्यूटी इज़ देयर। वहाँ पर अभी भी क्या है? नेचुरल ब्यूटी है। तो यानी ये जो पूरा अपना प्लैनेट है उसमें कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर रियल में नेचुरल ब्यूटी यू कैन सी। हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वेयर टू बिकम द वार्म प्लेस। अभी यहाँ पर मैं दिया है कि हाउ वुड इट बी, अगर
ये जो एंटार्क्टिका है वो अगर वार्म प्लेस बन जाए तो क्या होगा। ओके, हमें बताया है कि अगर ये एंटार्क्टिका है वो समझ लो कि अगर वार्म प्लेस बन जाए, वार्म प्लेस होगा नहीं क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो आइसबर्ग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मेल्ट होती जाएगी। राइट नाउ दिस सीन इज गोइंग ऑन देयर, वहाँ अभी भी ये तो चल ही रहा है कि धीरे धीरे बोला कहीं पहले एकदम शांत एटमोसफियर, लेकिन कहीं कहीं ये जो आइसबर्ग है वो सनलाइट की वजह से कोई मेल्ट होती है और वो फिसल कर नीचे गिरती है, कि जिसकी वजह से दूसरे भी जो आइसबर्ग वो क्या होते हैं, टूटते हैं। ओके, तो यही आवाज़ आ रहे थे। तो यहाँ पर बोला है कि सपोज कि हाउ वुड इट बी इफ़ एंटार्क्टिका वेयर बिकम द वार्मर प्लेस, अगर ये जगह वार्म हो गई, दैट इट वंस यूज टू बी, जैसे पहले हुआ करती थी। जैसे बोला कि बहुत साल पहले ये अपने प्लेनेट पर, अपने अर्थ पर एकदम हीट थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। ओके, विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम आसपास देख सकेंगे। और वुड वी हैव गॉन टू अवे ऑफ द डायनासोर, मेमोन्स एंड वूली राइनोस। ओके, जैसे उस टाइम पर ये बड़े बड़े जो डायनासोर, मेमोन्स और वूली राइनोस थे, उस टाइम पर अर्थ बहुत ही गर्म थी और ये एनिमल्स वहाँ पर उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, जिंदा रहते थे। तो वैसा ही अगर टाइम आ गया तो क्या होगा, हु इज टू से, आप क्या कहते हो। बट आफ्टर spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, तो 2 वीक तक उन्होंने 2 वीक तक ये एंटार्क्टिका में पास किया, और वो भी छोटे बच्चे के साथ, टीनेजर्स, यानी जिसकी एज 12 to 18 के बीच में है। तो ऐसे बच्चों के साथ उन्होंने 2 वीक पास किया ये राइटर ने। तो जिसको वो रियल में आइडिया देना चाहते थे कि भाई हमें ये वर्ल्ड को बचाना है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और सपोज़ कि अगर बहुत ही ज़्यादा हीट हो गई तो क्या होगा, तो हमें उसको बचाना है। तो बच्चों को अभी से आइडिया है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, अभी जो बच्चे हैं वो कल के पॉलिसी मेकर बनेंगे। तो उनको ये ध्यान में रखना है कि भाई हमने जो जगह देखी है वहाँ पर ये हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम ऑलरेडी चालू है। तो हमें जो भी पॉलिसी बनानी है उसको ध्यान में रख कर बनानी है, कि जिसकी वजह से हम अर्थ को क्या कर सके, बचा सके। क्योंकि अर्थ में जितने भी लोग रहते हैं, ये हर एक का ट्राई होना चाहिए कि वी हैव टू सेव आवर अर्थ। अगर बचा नहीं पाएंगे तो कोई पर्टिकुलर एक का नुकसान नहीं होगा, हर एक का, पूरा जो अर्थ अगर बह जाएगा, वो पानी के अंदर चला जाएगा। ओके, तो कोई भी जिंदा रहेगा नहीं। ओके, लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। ओके, तो ये सब जो होता है वो मिलियन ईयर्स के बाद होता है। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। ओके, ये सब बहुत ही सालों के बाद, जैसे ये हीटिंग अभी से वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको पूरा ये जैसे इतना आइसबर्ग है उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर सपोज़ कि एक दिन होगा तो सही, जब होगा तब हालत क्या होगी। तो यहाँ पर ओनली इमेज, यहाँ पर हमें क्वेश्चन, एक एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है कि जब ये होगा तो क्या डिफरेंस होगा, कि राइट नाउ वी आर लिविंग इन दिस प्लेनेट, उसकी हालत क्या हो। ओके, तो यहाँ पर एक जैसे बहुत ही सैडनेस, बहुत ही दुखी होकर ये हमें क्वेश्चन किया है कि हमें अभी से अपने प्लेनेट के बारे में सोचना चाहिए, हमें उसको बचाना है। तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो ऑलवेज ये प्लेनेट को बचाने की होनी चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बच्चों को लेकर जाने का मीनिंग यही था कि भाई वो लोग वहाँ की जो रियलिटी है, राइट नाउ वी आर सीइंग के द टोटली जो एनवायरनमेंट वो इम्बैलेंस हो गया है। अब बहुत सारी अभी इंसिडेंट से पढ़ते होंगे कि जो पहले जिस तरह से सीजन्स चेंज हुआ करती थी, ओके, वो भी सीज़न मोस्ट ऑफ चेंज नहीं होती है, कोई एक सीज़न पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम तक रहती है। ओके, जैसे हम अपने इंडिया की बात करें तो अब हर एक सीज़न के लिए 4 मंथ देते थे, कि हर एक सीज़न 4 मंथ की होती है। ओके, लेकिन अभी पर्टिकुलर कोई भी सीजन में, जैसे कि
ठंडी के सीजन में ठंडी ज़्यादा लगती है, विंटर के सीजन ठंडी के सीजन यानी विंटर के सीजन ठंडी ज़्यादा लगती है, रेनी की सीज़न बारिश ज़्यादा होती है, समर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। यानी ये सीज़न कैसे हो गई, इम्बैलेंस हो गई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग रहते थे। ओके, आज हम इतने ज़्यादा ये जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, जैसे ठंड से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, रेन से बचाने के लिए, वी आर यूजिंग सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन स्टिल वी आर सफरिंग अ लॉट। पहले लोग ये सब चीज़ नहीं होती थी, फिर भी वो लोग अपने आप को अच्छी तरह से क्या कर सकते थे, बचा सकते थे। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये अर्थ के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर यही मैसेज ये लेसन में दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको करवाता हूँ। तो ये जो लेसन है अपना सप्लीमेंट्री यानी विस्तास जो बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 3 है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो लेसन में आपको एक्सप्लेन किया। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करवाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द जियोलॉजिकल फेनोमेनन हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो ये जो जियोलॉजिकल फेनोमिनन्स यानी पहले की बात, तो हमें किस तरह से बताती है कि भाई हिस्ट्री में किस तरह से क्या हुआ था, हिस्ट्री के मैनकाइंड के बारे में। तो जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट हाउ टू प्रेजेंट लैंडफॉर्म वेयर फॉर्म। वो हमें पास्ट की बातें हमें ये बताती है कि ये जो प्रेजेंट हमारी जो लैंड है वो किस तरह से फॉर्म हुई, किस तरह से बनी। अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो, about 650 million years ago there was a supercontinent in the southern hemisphere called the Gondwana land। तो 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, एक सुपर कॉन्टिनेंट था साउथर्न हेमिस्फीयर में जिसको बोलते थे लोग गोंडवाला, गोंडवाला लैंड कहते थे। इट ब्रोक अप इनटू 7 कॉन्टिनेंट ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स। तो वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम गोंडवाना लैंड था, वो 7 कॉन्टिनेंट में ब्रोक हो गया, टूट गया, इक्वल नहीं हुए, कोई पीस बड़ा कोई पीस छोटा। अभी हुआ किसकी वजह से, ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट एंड प्लैनेट शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। तो कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम की वजह से वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, और टूट कर 7 डिवीज़न हो गए, और 7 डिवीज़न का अलग अलग शेप हो गया, और वो शेप पानी में बहता बहता कोई एक पर्टिकुलर जगह जाकर रुक गया। ओके, जैसे पहले एक बड़ा पीस था तो वो इतना बहेगा नहीं, लेकिन अगर छोटे पीस हो गए तो वो कहीं ना कहीं बहना स्टार्ट करेंगे। वो बहकर पर्टिकुलर एक जगह पर जाकर रुक गया, और उसको हम क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। और ये आज का जो हम ग्लोब देख रहे हैं वो वही है। ओके, अलग अलग वी आर सीइंग द 7 कॉन्टिनेंट इन आवर अर्थ। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट किस तरह से हुए, पहले एक गोंडवाना लैंड थी तो उसमें से किस तरह 7 पीसेस हुए, और अभी की जो लैंड किस तरह से फॉर्म हुई उसके बारे में बात की है। फ्रेंड्स, नाउ सी द सेकंड वन, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर अ फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। तो हमारे जो फ्यूचर मैनकाइंड उसके लिए हमारी क्या इंडिकेशन है, हमारी क्या राय है, हमें क्या उसको बताना चाहिए। तो तिशानी दोषी जो राइटर है, हैज़ एन हर ट्रैवलॉग यानी घूमना, जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ। तो एक जगह जर्नी, उसका नाम दिया जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, यानी उन्होंने एंटार्क्टिका की जर्नी की थी। टोल्ड अस दैट द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड अपीयरिंग डिप्रेस्ड ड्यू टू रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो जो फ्यूचर है मैनकाइंड का वो बहुत ही दुखी है। उसका रीज़न क्या है कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे बहुत ही बढ़ रही है। ह्यूमन बींग्स आर लेफ्ट बैटलिंग विथ अदर स्पेसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है यानी ह्यूमन है, उसके नंबर्स, उसकी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, तो स्ट्रगलिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि
जो नेचुरल रिसोर्सेज है दैट इज़ लिमिटेड। अभी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है, लेकिन आई टोल्ड यू दैट नेशनल जो रिसोर्सेज है दैट इज़ लिमिटेड। अभी सोर्सेज लिमिटेड है और डिमांड क्या है, अनलिमिटेड है। तो व्हाट हैपन कि हर एक इंसान अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो दूसरे की जो चीज़ें हैं वो छीनना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आई टोल्ड यू कि भाई जो सोर्सेस है जो अर्थ पर दिए वो लिमिटेड है, तो हर एक इंसान एक दूसरे से फाइट करेगा। हर एक इंसान अपनी डिमांड फुलफ़िल करने के लिए वो एक दूसरे से फाइट करेगा, एक दूसरे की चीज़ें छीनेगा, एक दूसरे को मारेगा और एक दूसरे को मार भी देगा। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। दैट मीन्स बहुत ही भयंकर, बहुत ही टेरिबल सिचुएशन फ्यूचर में क्रिएट होने वाली है। उसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन। द एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ऑयल फ्यूल्स has created blanket of carbon dioxide around the earth which is increased in global temperature। अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फैसिलिटी सबको ज़्यादा चाहिए, अलग अलग वो व्हीकल में जैसे ये फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं। जैसे आज हम जो भी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं वी आर यूजिंग पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। ओके, तो हर एक कुछ ना कुछ हम चीज़ क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। एलपीजी तो भी ठीक है भाई, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं था, लेकिन जो डीजल व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल है, ओके, तो ये सब जो व्हीकल है तो वो एक धुआं छोड़ता है। ओके, तो धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड वो बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, और ये ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से अर्थ के अराउंड, अर्थ के आसपास एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक जैसे कवरिंग कर दिया है। ओके, तो ये कवरिंग करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो हीट है, जैसे ज़्यादा हीट है वो क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है अर्थ से, लेकिन वो अर्थ से हीट ऊपर नहीं जा रही है और वो हीट यहाँ की यहाँ ही रहती है, कि जिसकी वजह से ये अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जहाँ पर ये जो ग्लेशियर्स है तो वो क्या हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लेशियर मेल्ट हो गए तो सी लेवल, वो पानी कहाँ जाएगा, सी में जाएगा, तो सी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और ये ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होना दैट इज़ अ रिस्क फॉर फ्यूचर जनरेशन। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। ये ह्यूमन बींग ने अपने डेवलपमेंट का नाम देकर उन्होंने जो फॉरेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय किए। डिस्ट्रॉय करने का रीज़न क्या था, मैं आपको बताऊँ कि पहले लिमिटेड पॉपुलेशन थी, वो लोग जितनी कम जगह उसमें रह लेते थे, लेकिन डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज, तो जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उसको रहने के लिए जगह चाहिए। तो जहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसको काट कर वहाँ पर बिल्डिंग हो रही है, जो फार्मिंग की लैंड है वहाँ पर भी बिल्डिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से ये जो फार्मिंग होती थी उसकी भी जगह कम हो रही है। जो फॉरेस्ट थे जो हमें बहुत सारी चीज़ें देते थे, ओके, उसकी भी ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड मेड मैनी एनिमल गो एक्सटिंक्ट। और ये फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से बहुत सारे जो एनिमल थे वो फॉरेस्ट में रहते थे, एंड दे आर हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स, लेकिन वो अभी क्या हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, वो सब अभी जा रहे हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे एनिमल्स अभी देखने भी मिलते नहीं हैं। इवन एन इनहेबिटेटेड लैंड लाइक एंटार्क्टिका इज फेसिंग रेसिडिंग ग्लेशियर्स एंड कोलैप्सिंग आइस स्लैब्स। तो जहाँ पर अभी तक इंसान इनहेबिटेंट लैंड, जहाँ पर इंसान रहते नहीं हैं, ऐसी जो जगह है वहाँ पर भी ये जो एंटार्क्टिका वो भी फेसिंग क्या कर रहा है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ओके, और वाटर लेवल वहाँ पर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जहाँ पर ह्यूमन बींग्स नहीं है वहाँ पर भी ये हालत है, तो जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं तो उसकी हालत क्या होगी। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने बताया है
कि रियल में ये जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि भाई फ्यूचर में जो अर्थ है वो धीरे धीरे इम्बैलेंस तो हो ही गई है, लेकिन फ्यूचर में उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका। जो पूरे वर्ल्ड की जियोलॉजिकल यानी ज़मीन के बारे में जानने की, तो वो कहाँ पर ट्रैप्ड है? एंटार्क्टिका में है। हाउ इज़ द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूज़फुल? तो ये जो उसकी स्टडी, ये रीजन के बारे में स्टडी करना किस तरह से यूज़फुल है? तो द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका इज़ द ओनली विच हैज़ नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये जो कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका इज़ ओनली वन, वो एक ऐसा है नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड हैज़ रिमेन पेरिस्टाइन। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, सस्टेन यानी वहाँ पर रुकावट यानी कोई जाता नहीं है, और वही एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर आज तक कोई ह्यूमन बींग्स नहीं रहता, यानी जिस तरह से वो उस टाइम पर उसका जो एक डिवीज़न हुआ था और उस टाइम पर जैसा था ऐसा का ऐसा आज भी है। उसके नीचे कार्बन प्रिंट्स है, बहुत सारे एनिमल के स्केलेटन है, वो अभी भी इसी तरह से दबे हुए हैं। इट्स आइस कोर होल्ड मोर देन 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप। तो वहाँ पर जो आइस कोर है उसके नीचे 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स वहाँ पर अभी भी एट प्रेजेंट ट्रैप्ड दबकर पड़े हैं। एंड इट्स लेयर ऑफ आइस, और उसके ऊपर जैसे आइस का एक लेयर हो गया है। इफ़ वी want to study and examine the earth past present future, अगर हमें ये जो अर्थ है उसके पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में जानना है, तो इवोल्यूशन एंड एग्जिस्टेंस एंड एंटार्क्टिका इज़ अ प्लेस टू नो। तो एक ही जगह ऐसी है पूरे अर्थ पर, ये एंटार्क्टिका, जहाँ पर हम उसके बारे में जान सकते हैं। विद एट सिंपल इकोसिस्टम, एंड वहाँ पर एक सिंपल इकोसिस्टम है, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन उसका अभाव है, वो चीज़ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को होगी जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई इंसान ही नहीं है, यानी अनटच्ड प्लेस है। वो ऐसे की ऐसी है, किसी ने आज तक टच नहीं की है, कि जिसकी वजह से वहाँ पर अभी भी अर्थ के बारे में, अर्थ के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में जानना है तो वहाँ से आपको ये सब चीज़ देखने को मिल जाएगी। इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग इम्पैक्ट। तो वहाँ से जान सकते हैं कि एनवायरनमेंट में थोड़ी चेंजेस की वजह से फ्यूचर में उसकी क्या बिग इफ़ेक्ट होगी। छोटी एक चेंजेस की वजह से फ्यूचर में उसकी बड़ी क्या इम्पैक्ट होगी, उसके बारे में हमें पता चल सकता है। इट ऑल्सो मेक्स अस अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉरिडर्स, फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्ड ओजोन एंड कार्बन। तो हमें उससे पता चलता है कि भी ये जो एक ओजोन का लेयर है, जो कार्बन का लेयर है, वो किस तरह से, ओजोन का लेयर किस तरह से कम होता है और कार्बन का जो लेयर है वो बढ़ रहा है। ओके, कि जिसकी वजह से हीट क्या हो रही है, बढ़ रही है। द रीज़न वार्म्स अस फ्रॉम द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक अ ग्लेशियर रिट्रिंग एंड आइस स्लेव्स कोलैप्सिंग। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कि जिसकी वजह से जो आइस स्लेव से वो गर्म होकर वो क्या हो रही है, कोलैप्सिंग हो रही है, मेल्ट होकर वो कोलैप्स गिर रही है। It also tells us about the impact on the ozone depletion on the activities of the photoplankton, which means turn off would affect the lives of all marine animal। ये जो फोटोप्लैंक्टन एक प्लांट है, तो वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा वैल्यू में मिलने की वजह से वो एग्जिस्ट हो रहा है। अगर वो फोटोप्लैंक्टन एग्जिट होगा तो ये जो मेरीन एनिमल है, यानी पानी के अंदर रहने वाले जो एनिमल है, बर्ड्स है, वॉट एवर, तो उसको भी क्या होगी, इफ़ेक्ट होगी। ओके,
और इसकी इफ़ेक्ट एक जगह नहीं पूरे वर्ल्ड में होगी, यानी पूरा जो वर्ल्ड है उससे बच नहीं पाएगा। एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड ग्लोबल कार्बन साइकिल, पूरी कार्बन साइकिल बढ़ रही है कि जिसकी वजह से पूरा अर्थ वो प्रॉब्लम में आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके साथ एक मैं PDF फाइल दूंगा कि जिसमें आपको होमवर्क करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।